ऑस्ट्रेलिया के जाने माने थिंक टैंक लावी इंस्टीट्यूट के नए सालाना एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने रूस और जापान को पीछे छोड़ दिया है। एशिया में अमेरिका की मौजूदगी मजबूत है, लेकिन चीन की बढ़ती सैन्य ताकत उसे लगातार चुनौती दे रही है। जापान की पोजीशन में गिरावट का मुख्य कारण उसकी आर्थिक गिरावट है। ये सब मुख्य बातें हैं इस नए एशिया पावर इंडेक्स की। भारत की बात करें तो सैन्य ताकत में वो चौथे नंबर पे है, सांस्कृतिक प्रभाव में भी चौथे नंबर पे है, आर्थिक क्षमता में भी और भविष्य के संसाधनों में उसका तीसरा स्थान है। कूटनीतिक प्रभाव में भी चौथा नंबर मिला है। तो भारत की कुल रैंकिंग अब एशिया में तीसरी हो गई है, रूस और जापान से आगे। दिखाते हैं आपको इस ग्राफिक के जरिए। लावी इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है उसमें भारत ने एशिया पावर इंडेक्स में एक ऊंची छलांग लगाई है। वो तीसरा सबसे ताकतवर देश है। जापान और रूस भारत से पीछे है। जापान भारत के पीछे चौथे नंबर पे है और अमेरिका चीन भारत से आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया का 5वां स्थान है। रूस छठा सबसे ताकतवर देश है और पाकिस्तान 16वें नंबर पे है। एशिया पावर इंडेक्स के पैमाने क्या है, यानी कि एशिया के इन 26 देशों की जो शक्ति का अंदाजा लगाया गया है वो किस आधार पे लगाया गया है, आपको दिखाएं कि सैन्य ताकत कितनी है, यानी मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमी कैसी है, आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक प्रभाव भी एक आधार है। जिसमें कुल 27 देश हैं और क्षेत्र हैं जिनका आकलन किया गया है। साथ साथ एशिया में जो शक्ति समीकरण बन रहे हैं, जो नए पावर बैलेंस यहाँ पे पावर इक्वेशंस उभर रहे हैं, उनका हिसाब है। बीते 6 साल के आंकड़ों का ये हिसाब है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। ये एशिया में तेजी से बदल रहे शक्ति के वितरण का अब तक का सबसे व्यापक आकलन है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका अभी भी एशिया में सबसे प्रभावशाली ताकत बना हुआ है, लेकिन अब उसे चीन की ओर से तेजी से बढ़ती सेना का दबाव झेलना पड़ रहा है। हालांकि एक और बात है कि जो उभरता हुआ भारत है उससे जितनी अपेक्षा है, लेकिन जो वास्तविकता है उसमें अभी भी फासला है। इसमें कहा गया है कि एशिया पावर इंडेक्स दिखाता है कि भारत के पास मलाक्का स्ट्रेट के पूर्व में शक्ति और प्रभाव दिखाने की अभी भी सीमित क्षमता है। हालांकि भारत के पास बहुत ही ज़्यादा संसाधन है और एक बड़ी ताकत के रूप में विकास की भी भरपूर क्षमता है। तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक। लावी इंस्टीट्यूट एक काफ़ी जाना माना और एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और एशिया पावर इंडेक्स करके इनकी रिपोर्ट आती है। इसमें 6 साल का आंकड़ा दिया गया है। शशांक जी, भारत की जो ये छलांग है इसकी आप क्या वजह मानते हैं? किन इंडिसेस पे भारत ने तरक्की की है जो अब रूस को और जापान को उसने पीछे छोड़ा है? नहीं, देखिए, भारत ने पिछले कुछ दशकों में एशिया के देशों के साथ में अपने संबंध बहुत मजबूत किए हैं। और मुझे याद है कि जब आसियान के साथ में हमारे समिट लेवल पार्टनरशिप बनी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी, तो उन्होंने हमको बताया कि भारत के साथ में जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल उनकी पार्टनरशिप है और जो भी कुछ हम प्रोजेक्ट्स वगैरह लेते हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट्स, वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। कहते हैं बाकी सब देशों में तो ये बड़े मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। मैं सोचता था कि यह चीन जो है कम्युनिस्ट कंट्री होने की वजह से सबसे जल्दी इन पे निर्णय लेगा हर मामले पे, लेकिन आसियान के देशों का कहना ये था कि बाकी सब देश धीरे चलते हैं। तो उससे हमको थोड़ा सा अंदाजा लगा कि अब मौका है कि भारत को हर देश में आर्थिक रूप से भी, रणनीतिक रूप से भी, मिलिट्री में भी, क्षेत्र में हर तरह से अपने को बढ़ाना चाहिए। ये बात और आपने ठीक कही है। जो लोवी इंस्टीट्यूट का मैं मानता हूँ कि अभी भी जो जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते थे, तो जब से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आरसेप जो संस्था है उसमें हम बाहर रहेंगे, आईपेफ एक वो है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसमें भी हम लोगों ने कुछ ही उसके बिंदुओं पर हमने ज्वाइन किया है। तो इसलिए जो है माना जाता है कि हम जानबूझ के थोड़ा पीछे रह रहे हैं और हम चाहते ये हैं कि पूरे अफ्रीका के साथ में, विश्व के साथ में हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने। तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने के उसमें हम एशिया में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं अपने एग्जैक्ट इन्फ्लुएंस में, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है जी, कि हमारे जो हाँ, फ्यूचर पर इसमें कई पोटेंशियल पैमाने है वो लिए बहुत गए हैं, ज़्यादा है। जैसे कि मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इकोनॉमिक पावर है। तो जहाँ तक हमारी अर्थव्यवस्था और मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात है, वहाँ पर आप
किस तरह आंक रहे हैं, वहाँ पर भारत के प्रोग्रेस कैसा रहा, और दूसरे एक और पैमाना जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी या रणनीतिक या सामरिक क्षमता आपकी है। तो अभी भी हमने जैसे यूक्रेन और रूस के इस युद्ध में भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाते हैं, दोनों देशों से बात करते हैं। तो भारत की ये यूनिक पोजीशन है कि आप दोनों देशों से जो आपस में युद्ध है जिनका, बात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सामरिक कैपेबिलिटी है भारत की, उसमें भारत की पोजीशन में एक मजबूती देखी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने कभी और देशों को ये नहीं आगे आने दिया कि साहब आप अपने प्रगति किस तरीके से करेंगे। हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन है, हमारे यहाँ बातचीत होती है, डेमोक्रेसी है, हम लोग खुद निर्णय करेंगे। तो जो बाकी एशिया के देश हैं वो ये मानते हैं कि भारत कभी भी उनके देशों में इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जो पार्टनरशिप करेगा वो पूरे तरीके से उनकी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के बारे में। और जिस प्रकार से रूस में और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, तो ये भारत अकेला ही देश है एक प्रकार से जिसमें यूक्रेन और रूस दोनों ने कहा है कि नहीं, हम चाहते हैं कि भारत जो है इसमें मिलके आगे बढ़े। हालांकि रूस ने जो है ब्राजील और चीन का भी नाम लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम चीन और अमेरिका से आगे बढ़ना चाहते हैं अभी। मेरा खाली कहना ये है कि हम लोगों को जो विश्वास की नीति है, दूसरा हमारे यहाँ जो अ, ये इकोनॉमिक इंडेक्सेस भी हैं, वो भी परचेजिंग पावर के बेसिस पर जो जी। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसके बेसिस पर हमारा काफी आगे बढ़ जाता है। ये बात और है कि हमारे लोग जो है अगर पर कैपिटल लेंगे तो कम ही रहेगा, लेकिन हम लोगों की जो टोटल हमारी वो है इकोनॉमिक क्षमता और पोटेंशियल जो है वो मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत जबरदस्त है। जी। और अगले और कुछ सालों में हमें जो है पूरे तरीके से आगे बढ़ने का बिल्कुल, प्रयास बिल्कुल। करना ये भी कहा गया है कि भविष्य में जो उम्मीद है उसमें भारत की जो पोज़ीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो वो गैप है कि जितनी उम्मीद है और जो अभी मौजूदा वास्तविकता है उसमें एक बड़ा फासला है। भारत और अच्छा कर सकता है पर अभी हम अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल पे नहीं हैं, और मलाक्का स्ट्रेट के पूर्व में अभी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है भारत की कि प्रभाव डाल सके। जी, मैं मानता हूँ। ये अभी हम लोगों ने इतना ज़्यादा खुद ही नहीं करा है। हमारी इच्छा रहती है कि चीन जो प्रयास कर रहा है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाने के लिए, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी वह है। दूसरी हमारी प्रायोरिटी ये भी रहती है कि चूँकि अमेरिका ऑलरेडी अ, मलाक्का के पूर्व में काफ़ी तेज़ी से ताकत बढ़ा रहा है और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर उन्होंने ऑकस बनाया है, जी। फिलीपींस के साथ में मिलके भी एक क्वाड बनाया है। तो भारत का मसला ये है कि हम चाहते हैं कि पूरा जो इंडियन ओशन है, उसमें हिंद महासागर के जितने भी देश हैं, आइलैंड्स हैं, जो भी हैं, उसमें चीन ज़्यादा आगे बढ़त ना बनाए इस तरीके की, क्योंकि हुँ। इसमें भारत के जो पुराने संबंध रहे हैं, हम चाहते हैं कि बहुत मजबूत रहें। तो कई बार एशिया के पूरे संदर्भ में कई बार चीन और अमेरिका आगे बढ़ते हैं, तो भारत उनको आगे बढ़ने के लिए जी। तैयार तो रहने को भारत तैयार रहता है। जी, भारत ने अच्छी बढ़त बनाई है, लेकिन अभी एक बड़ा फासला है, यानी कि भारत के सामने अभी और अ, आगे बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है। बहुत शुक्रिया आपका शशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अच्छी खबर है कि एशिया में जहाँ तक देशों की शक्ति या देशों की हैसियत की बात है, वहाँ पर भारत अब तीसरे नंबर पे है। भारत से आगे चीन है और अमेरिका की मौजूदगी एशिया में एक पावर के रूप में मजबूत बनी हुई है।